स्टडी चैम्पियन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 16 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी लोहे की कील को पानी में तथा उसी कील को नमक मिले पानी में रखने पर नमक वाले पानी में जंग जल्दी क्यों लगती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नमक विद्युत अपघट्य माध्यम बनाकर संचारण बढ़ाता है। तो हमारा जो नमक यानी जो हमारा सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है NaCl। ठीक है, अब जब इसे पानी में घोला जाता है तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो आयंस है, ठीक है, वो दे देता है पानी के अंदर में। तो ये आयंस क्या करते हैं, ये पानी को जो है एक इलेक्ट्रोलाइट बना देते हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत अपघट्य माध्यम। तो पानी का इलेक्ट्रोलाइट होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, उसका फ्लो आसानी से होता है। इससे जो आयरन है, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो कोरोजन है वो बहुत तेजी से होता है। इसी वजह से जो नमक वाला पानी है उसके अंदर में जो लोहे की कील है उस पर बहुत तेजी से जो है हमारे जंग लगती है। इसी वजह से जो समुद्र के आसपास जो आयरन के स्ट्रक्चर होते हैं उन पर जो जंग है वो बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि नमक जो है ये जंग लगने की जो प्रक्रिया है इसको काफ़ी ज़्यादा तेज कर देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। यदि रिवर्स रेपो रेट बढ़े और CRR भी बढ़ जाए तो संयुक्त प्रभाव क्या पड़ेगा? जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बैंकों को ऋण देने की क्षमता घट सकती है। तो जो हमारी रिवर्स रेपो रेट है ये हमारी रेपो रेट की उल्टी यानी कि रिवर्स होती है। जो हमारी रेपो रेट थी इसमें क्या होता था, जो हमारे कमर्शियल बैंक है जैसे HDFC है, मान लो से RBI से कुछ पैसे चाहिए तो RBI इसे अपने पैसे कुछ उधार देगी, लेकिन उसे कुछ अपनी एक रेपो रेट रखेगी। जैसे मान लो 5% की रेपो रेट रखी, ठीक है, तो RBI से 5% का ब्याज लेगी। ठीक है, अब अगर मान लो उल्टा हो रहा हो, मान लो HDFC क्या करे, वो अपने पैसे RBI के पास में जमा कराए, ठीक है, तो RBI क्या करेगी, इस पे कुछ ब्याज देगी। ठीक है, मान लो उसने RBI ने रिवर्स रेपो रेट रखी 4% की, ठीक है, तो HDFC ने क्या किया, अपने पैसे कुछ RBI को दे दिए। अब क्या है, 4% का उसे ब्याज मिल रहा है। अब अगर मान लो ये हमारी रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई, 4 से 6% हो गई, तो HDFC क्या करेगा, वो पैसा मार्केट में ना देने की बजाय RBI को देगा, क्योंकि RBI क्या है, एक हमारा सेफ टूल है। ठीक है, यहाँ पे पैसा हमारा फंसेगा नहीं, तो HDFC क्या करेगा, पैसा दे देगा RBI को। तो ये कमर्शियल बैंक सारे ऐसे ही करेंगे। इस वजह से क्या होता है, जो मार्केट है उसमें से पैसा जो है वो गायब हो जाता है और RBI के पास में चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बैंकों की जो ऋण देने की क्षमता है वो घट जाती है। ऐसी कैश रिजर्व रेशियो में पता है कि RBI के पास में जो हमारे जो HDFC वगैरह जो कमर्शियल बैंक है ये कुछ पैसा कैश की फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा ये पैसा कैश की फॉर्म में रखेंगे उतना ज़्यादा इनकी क्षमता जो है बैंक की जो लोन देने की है मार्केट के अंदर में वो कम हो जाएगी। दोनों ही केस में हमारी बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट रही है। यदि किसी बंद पात्र में गैस का तापमान बढ़ाया जाए जबकि आयतन स्थिर रहे तो क्या होगा? तो हमारा एक कोई बंद पात्र है, इसके अंदर में हमने क्या किया, मान लो हमारी जो गैस है, ठीक है, इसका क्या करा, हमने तापमान बढ़ाया, इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो टेम्परेचर इसका क्या कर रहे हैं, हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और जबकि जो आयतन यानी कि इसकी जो वॉल्यूम है वो हमारी कांस्टेंट है, यानी कि इसमें जो वॉल्यूम जितनी पहले थी उतनी इसमें वॉल्यूम है। तो तापमान बढ़ने से क्या होगा, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे वो क्या करेंगे, जो कंटेनर है उसकी जो दीवार है ना, इसकी जो वॉल्स हैं, ये ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से जो है ये टकराएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, तो इससे क्या होगा, कंटेनर के अंदर का जो प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो हमारा प्रेशर भी जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारा गे-लुसेक लॉ है। गे-लुसेक लॉ कहता है जब भी किसी क्लोज कंटेनर के अंदर में गैस का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर हमारा जो गैस का प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, दाब बढ़ जाएगा। तो हमारा जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। एक इंपॉर्टेंट लॉ है वो आपको याद रखना है, जो हमारा बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी जो वॉल्यूम है वो हमारी घटेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो हमारा प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, ये हमारे बॉयल्स लॉ में होता है। और जो हमारा चार्ल्स लॉ है, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, अगर हमारा जो प्रेशर है वो हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो अगर मान लो टेम्परेचर हमारा अगर बढ़ेगा तो हमारी वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ेगी, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ये चार्ल्स लॉ के अंदर में होता है। तो आपसे ये जो सारे लॉ हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कोई सा भी लॉ जो है आपसे पूछा जा सकता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये एक्सपर्ट और बिजनेस सर्वे के बेसिस पे बताता है कि किसी देश के जो पब्लिक सेक्टर है ना उसमें करप्शन कितना माना जाता है। ठीक है, अगर मान लो जीरो वैल्यू है तो जो
करप्शन है वो बहुत हाई है, ठीक है। और अगर मान लो 100 वैल्यू है तो जो करप्शन है वो एकदम लो है हमारा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इसका स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा कम करप्शन होगा। इसके अलावा हमारा जो IMF है ये हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। ये हमारा क्या मेजर करता है, जो भी हमारा जो WEO है ना, यानी कि हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये उसकी रिपोर्ट देता है। और ये हमारा UNDP है, यानी कि हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, ये जो भी हमारा जो HDI है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये उसको जारी करता है। और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है ये क्या करता है, ये हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है उसको पेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हमें गलत वाला बताना है। ऑप्शन है हमारा रेगूर मिट्टी कपास, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो रेगूर मिट्टी है ये हमारी काली मिट्टी होती है, ठीक है। इसमें जो मॉइस्चर होता है ना, यानी कि जो हमारा पानी होता है उसको रोकने की जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी होती है। ये कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। फिर है हमारी जलोढ़ मिट्टी गेहूँ, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हमारी जलोढ़ मिट्टी यानी कि हमारी जो एलुवियल सॉइल है, ठीक है, ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें गेहूँ, चावल, गन्ना, दलहन अच्छी तरह से उगाए जाते हैं। इसके बाद हमारी लेटराइट मिट्टी चाय, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो चाय की खेती है ना ये हमारी लेटराइट सॉइल के अंदर में होती है। लेटराइट मिट्टी के अंदर में हमारी चाय, कॉफ़ी, रबर और जो काजू होता है उसकी खेती होती है। ऑप्शन डी हमारा काली मिट्टी केसर, ये हमारा गलत है, क्योंकि केसर जो है ये हमारी जो करेवा मिट्टी होती है ना, जो हमारे यानी कि जो हिमानी क्षेत्र है, ठीक है, उसमें उगाई जाती है, ना कि काली मिट्टी के अंदर में। तो बेसिकली हमारी जो कश्मीर की घाटी है ना वहाँ पे उगता है। तो इसमें हमसे गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो है ये हमारे एक परमानेंट हाउस है, क्योंकि इसे कभी भी जो है भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके जो मेंबर है वो हमेशा के लिए रहते हैं। इसके जो मेंबर हैं वो हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर इसके चेंज हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि रिटायरमेंट ले लेते हैं। इनकी जगह पर नए मेंबर जो है वो चुने जाते हैं, और हर मेंबर का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। जबकि जो लोकसभा है वो हमारा एक टेम्परेरी हाउस है, ठीक है, इसे जो है भंग किया जा सकता है, और इसका जो टर्म है वो 5 साल का होता है, और इसके जो मेंबर हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है हाल, गाथा, सप्तशती, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हाल ने गाथा सप्तशती को प्राकृत भाषा में लिखा था। कल्हण, राजतरंगिणी, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कल्हण ने कश्मीर के इतिहास के बारे में जो राजतरंगिणी है ना इसके अंदर में लिखा था। फिर हमारा बाणभट्ट कादम्बरी, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाणभट्ट ने जो हर्ष चरित्र और जो कादम्बरी है ये लिखी थी। कादम्बरी जो है ये संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन डी हमारा विशाखादत्त अभिज्ञान शकुंतलम, ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, और अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास का जो है फेमस कृति है। 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो 13 ताली जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है, और यहाँ पर जो है जो डांसर होते हैं ना वो अपने शरीर से जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसमें जो 13 मंजीरे होते हैं वो बांधते हैं, और हाथों के अंदर में जो मंजीरे हैं उनसे बजाकर डांस करते हैं, ठीक है। इस डांस फॉर्म को जो कमत कम्युनिटी की जो औरतें हैं वो परफॉर्म करती हैं, और ये डांस जो है ये बाबा रामदेव जी की भक्ति से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गुजरात में कौन सा डांस फेमस है, ये हमारा गरबा और डांडिया, ठीक है। पंजाब में अगर आपसे पूछा जाए तो हमारा भांगड़ा और गिद्दा, और जो उड़ीसा है इसके अंदर में हमारा घूमर, दलखाई, छाऊ, ठीक है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो करो या मरो का जो नारा है ये महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के अगस्त क्रांति मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के दौरान दिया था, ठीक है। ये स्लोगन हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे फेमस स्लोगन बना था। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल जो था ये एक उर्दू भाषा में वीकली न्यूज़पेपर था, जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सन 1912 के अंदर में कोलकाता से शुरू किया था, ठीक है। इस न्यूज़पेपर का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था
ब्रिटिश रूल का विरोध करना और भारत के अंदर में जो नेशनलिज्म है उसको प्रमोट करना और हिंदू और मुस्लिम के बीच की एकता को बढ़ावा देना। बाद में इस समाचार पत्र को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। इसके बाद मौलाना आज़ाद ने 1915 के अंदर में अल बलग नाम का जो एक अखबार था वो फिर से प्रकाशित किया था, ठीक है, जिसे बाद में जो है ब्रिटिश सरकार ने उसे भी बंद कर दिया था। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था, तो इन्होंने केसरी और मराठा ये दोनों प्रकाशित किए थे। केसरी जो है वो मराठी भाषा में था और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। हमारे जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ये बंगाली न्यूज़पेपर से जुड़े थे और जो लाला लाजपत राय थे ये दी पीपल न्यूज़पेपर से संबंधित हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा वेवल योजना 1945 में प्रस्तुत की गई, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो भारत के उस समय के जो वायसरॉय थे लॉर्ड वेवल, उन्होंने भारत में राजनीतिक जो गतिरोध हैं उनको दूर करने के लिए 14 जून 1945 को जो है एक योजना की घोषणा की थी जिसे वेवल योजना कहा जाता था। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी हमारा शिमला सम्मेलन इससे संबंधित था, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो वेवल का जो प्लान था उस पर चर्चा करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 के अंदर में। ये सम्मेलन जून जुलाई में हुआ था और इसमें प्रमुख जो भारतीय नेता थे उनको बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उनके बीच में जो है सहमति नहीं बन पाई थी और ये असफल रहा था हमारा सम्मेलन, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे ठीक है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रेलवे में EMU यानी कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट का प्रमुख उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपनगरीय यात्रीय सेवाओं के लिए। जो EMU है इसका यूज़ जो है सब अर्बन पैसेंजर सर्विस के लिए किया जाता है। इसमें हर कोच के अंदर में मोटर लगी होती है और ये तेज़ी से एक्सीलरेशन और ब्रेकिंग कर सकती है, ठीक है। तो बार बार रुकने के वाली जो सेवाएँ होती है ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। भारत में इसका इस्तेमाल जो है हम लोग मुंबई के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, कोलकाता और चेन्नई के अंदर में करते हैं। किस नेता को सीमांत गांधी कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खारवेल। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये उड़ीसा के उदयगिरी हिल्स में स्थित है और ये जैन गुफा अभिलेख है, ठीक है। ये अभिलेख कलिंग शासक खारवेल से संबंधित है और खारवेल ने यह अभिलेख ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में खुदवाया था। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए GK सीरीज़ का पार्ट 16 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।